अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह BITV 91.2 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, BITV 91.2 एक अनोखा प्रोग्राम है जहां पर आपको 1 घंटे में 4 अलग अलग विषयों पर 4 अलग अलग स्पीकर्स के द्वारा जानने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके और हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का यह पहला कदम होगा। दोस्तों, BITV 91.2 के अलावा महीने में 2 बार अल्टरनेट संडे सुबह 11 से 3:30 बजे तक ऑनलाइन लाइव मेगा शो लेकर आता है। एक छोटी सी झलक मैं आपको हमारे आने वाले ऑनलाइन लाइव मेगा शो की देना चाहता हूं, जो कि 31 मई 2020 रविवार के दिन आने वाला है। और वो झलक ये रही आपके सामने। मैं तात्या साहब शेवाणी आपके सामने आ रहा हूँ ये वीडियो के थ्रू BITV माध्यम से। हमारा अगला मेगा शो 31 मई 2020 रविवार के दिन होने वाला है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। In order to live a beautiful life which God has given to us, फाइनेंशियल प्रोफेशनल ने गणेश जी के रूप को समझ लिया तो संभवतः वो मार्केटिंग का बादशाह हो सकता है। एक कस्टमर को आप ऐसे 7 लेवल्स पे आप लेके जा सकते हो, जिसको हम कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी लैडर। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट ठीक ठाक है तो आप एक समय में कई काम कर सकते हैं। करीबन 100 लोगों से बात करके उनका इंटरव्यू लेके मैंने आपके सामने आ रहा हूँ। जब सुबह मैं मार्केट जा रहा था, मेरे सामने एक अंडा वाला था। एक गाड़ी आ गई और उसके सारे अंडे को टकराई और अंडे नीचे गिर गए। दोस्तों, उनके इन एक्सपीरियंस को, उनके इस नॉलेज को, उनके इस ज्ञान को इस बार हम और भी अच्छी तरह और भी सुंदर तरीके से आपके सामने पेश करने वाले हैं। मार्केटिंग मंत्रा थ्रू गणेशा। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। चलो दोस्तों, जल्दी इस बारे में बात करेंगे। मैं आपके सामने आ रहा हूँ 31 मई को, तो दिल थाम के बैठिए। मैं आ रहा हूँ आपके बीच। तो क्या आप तैयार हो? तो जरूर देखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं 31 मई 2020 रविवार के दिन। .2 देखने वालों, आपको मेरा सलाम है। 91.2 ये प्रोग्राम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं है। ये प्रोग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, मोटिवेशन देता है। 91.2 के इस प्रोग्राम में अगले 1 घंटे में आपके सामने 4 स्पीकर होंगे। किस स्पीकर ने आपको सबसे ज्यादा ज्ञान दिया या मोटिवेट किया, हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा लिखकर जरूर भेजना। तो दोस्तों, 91.2 में आज सबसे पहले आने वाले हैं मुंबई से मिस्टर रमिंदर सिंह उर्फ बॉबी चड्ढा। दोस्तों, क्या ऐसी चीज है जो हमें इंस्टेंट बदल सकती है? क्या ऐसी चीज है जो हमारी सोच को पलट के रख सकती है? दोस्तों, वो है दूसरों के एक्सपीरियंसेस। दूसरों के एक्सपीरियंसेस अगर हमें कहानियों के द्वारा बताए जाएं तो उन्हें सुनने में मजा तो आता है, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाकर चली जाती है। ऐसी ही कुछ कहानियां मिस्टर बॉबी हमें बताने वाले हैं। बॉबी चड्ढा एक कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और मुंबई के बांद्रा इलाके से अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं। मिस्टर बॉबी, मैं आपका 91.2 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी न पूछो हमसे हमारी मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो हमसे हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। दोस्तों, today I'm going to share some stories with you. Once upon a time there was a king who was very fond of animals, and he had a friend in the neighboring kingdom who presented him with 2 beautiful peregrine falcons. The king was so happy seeing these birds that he immediately appointed one of his best
caretakers to take care of his birds. Very soon, one of the falcon was seen flying high up across the kingdom and close to the king's palace window where he was seeing him. The king inquired with the caretaker what happened to the second bird. And the trainer was not happy, sharing that the second bird did not move an inch from the branch where he had placed him before. Though he was taking care of it, but he could not inspire the bird to fly. So it was put across to the courtiers to find a reason and a method how the bird would fly. One of them suggested a farmer in the countryside. Probably he could help. This farmer was called upon. And within 5 minutes of the farmer coming to the kingdom and meeting the bird started flying. It was surprising. The king was so impressed. He wanted to know what did the farmer do. So the farmer was called upon to the king. And the simple solution what the farmer said was that I cut the branch of the tree where the falcon was placed. Now, since the branch was not there, the falcon had to move. Isn't this lockdown a similar phase for us, wherein we are tied down due to our limitations? Very soon, once the lockdown opens, we all will look forward to fly high. Now, let's take another example. There is a dice. It has 6 sides. We've played Ludo a lot with it. Now, you start the game when you have a 6 with you, but what is the probability? 1 out of 6. So it is 1 divided by 6 is a probability for you to start the game, and to win the game also the person with maximum 6's probability is very high that he will reach his goal. But you have other options also coming your way. Do you quit the game if you do not have a 6? Say you tried it for 10 times and you could not start your game. Would you quit the game? No, because that was an innocent time. You are more eager to play. You are committed to your game and you are passionate about the good time you're going to have with your partners. That's the reason you continue taking your chances. Now I'll come to the next. You're driving on a highway at a speed of 100 and you are just finding it impossible to go a little bit faster than this. Suddenly you realize that you had your handbrakes on. What has happened in the past 2 hours was not known to you. You were driving with your handbrakes on. But what if there were no handbrakes? Would your speed be much higher? Yes, of course, your speed would have been much higher. But what went wrong is that as you're moving forward, the brake is holding you back. These are the similar mind blocks which I'm talking upon. Now, we will go ahead with another situation. Suppose your son or your daughter has cleared her 10th standard with a 95% marks. And any aspiring student in the 10th comes and asks how your child has performed. And the child proudly says that you read so-and-so books, you commit your time for a few hours, you play your games, but you limit your social media, and gives a list of things to do. What does this say? How did she get the confidence? A few months back, she herself was in puzzle. But today, she is very confident to talk about it. What is it? It is that she has achieved a goal. So mind is very, very innocent. Mind does not understand negativity. Mind understands only positive talks and what you feed in. Now, there's a very famous book, The Secret. Start creative visualizing your goals. What have you done with it? You have put the mind in that bracket wherein the mind says that I can do it, I will do it, and I'm sure to do it. With that creative visualization, if you have commitment towards it, if you have that hard work towards it, and you have your product knowledge or your subject knowledge, and you have an objective behind it, why are you doing this purpose? What is the purpose behind this goal? What is the purpose to do this job? If you can define these, do you think success is going to be a barrier? Now I'll go back to all the stories which I have just mentioned. Why does a 10th standard child speak so fluently about the success? Because he has achieved it. And if you start believing that you've achieved it, if you start creatively visualizing that you've achieved it, and you will do it, that's your strong belief. Now let's take another story.
Lord Shiva once had some problem with the farmers. So he cursed them that I am not going to give you rain for the next 12 years. So few of the farmers sat across, similar to the lockdown. They just sat and did nothing. Whereas one among them, took his job seriously. He went to his fields, he plowed the land, he put in seeds, waited for the rainfall, and he believed in the rainfall that will come. Years passed by. It was almost 3 years since this episode happened, and everybody mocked at him. Everybody laughed at him because everybody believed that as Lord Shiva has cursed them for 12 years, there is going to be no rain, and there is no point working for 12 years because till then the rains are not there. And if the rains are not there, there's going to be no plantations, no cultivation can happen without water. So this guy was mocked around and was questioned why he's doing that. And he gave his reason. And just listen to this reason. It was very valid to us as well. The reason the farmer gave was, if I sit at home for 12 long years, I will forget what I do. I will get out of practice. And then the commitment, even if the zeal is there to work, the body will not be able to work. I will not be able to do what I'm supposed to be doing. And I will forget half of the things, half of the methods. So I will keep doing my job. It is in the hands of Lord Shiva to give me water or no water. Hearing this, Parvati ji was very impressed, and she went with the same saying to Lord Shiva. And Lord Shiva was questioned that why did he not play the Damru for so long? Because he had a fight with the farmers, or he had an argument with the farmers, and he has cursed them. And till the time he does not play the Damru and dance, the rain is not going to be there. So what happened? Parvati ji told Shivji that if you do not practice your work, is there a chance that you will forget to play the Damru or maybe to dance the way you do? Immediately Lord Shiva picked up the Damru and started dancing. So was there rainfall in the fields. What happened? The farmers who were laughing, who were mocking around with the hard worker, suddenly had no place to run. Whereas the farmer who was working consistently over the period was very happy with his doing. He was blessed with a bumper crop. Same way, if we sit down with the lockdown and don't do anything, we do not do any self-improvement for ourselves. Even the Japanese method of Kaizen is simply saying self-improvement. What I knew yesterday was a little bit lesser than I know today. What I practiced last month has to be a little bit more than what I do today. That is self-improvement. Another simple example I just remember, when we were children in our times, we used to do outdoor games. And one of the simple games we played was taking a magnifying glass and a piece of paper. We tried to burn it with the help of the sunlight. Now, what does this come apart? When there is a sunlight, when there is a focus on the magnifying glass, the heat is transmitted into the newspaper or the paper below, and the paper is heated and catches fire. If your goals are there, but if there is no persistence and commitment or focus on your goals, the fire will not be there in your achievements. You will not be able to become one of the stalwarts of our industry or your own industry. Whatever you aspire to do, if you do not have a focus in your goal, the chances that you achieve your success is going to be minuscule. I'll take an example of Mr. Venkatesh Rao. He is one of the stalwarts of the insurance industry. From a village in Visakhapatnam, he came to the city to do his engineering, which he could not pursue, and he failed in that. He went back. He started a business of bookbinding. This is what I heard in his podcast. After that, for 2 years, he did well, but there was a massive rainfall and which his business was destroyed. He started something in the city with cattle field. He was doing reasonably well, and then he lost his father. Coming back to the city, from the city to his village, he started his business of insurance. And guys, can you believe it that he is one of the biggest earning members in our industry? If he would have sat down with his limitations of being from a rural segment, not having command over his English, over his language, not having that educational background which we all boast of, and imagine he earning a few crore of rupees in new
business every month, every year, year on year for the last at least 15, 18 years. What is success is all what is your attitude. Thomas Edison said, I know 1,000 ways how not to make a bulb. He did not say that I failed 1,000 times. What do we count? Do we count our blessings or do we count our failures? We have to be very clear. Our goal setting is the most important priority which we have to keep. What is the goal that makes you keep awake all night just struggling and finding a new way to do it? What brings that twinkle in your eye to do something which you love to do? Sharing ideas with your teammates, we all can grow. Now, before I sign off, I'll give you one mantra for the day. Solid backing with your goal, what you need to do, how to achieve your goals. One, you should have a solid base, a great commitment. And third, your objective has to be very clear before you start. Signing off for now, Bobby Chadha. Thank you. सक्सेस इज एटीट्यूड, इसीलिए हर वक्त हमें अपने एटीट्यूड को जज करते रहना चाहिए। बॉबी जी, आपने हमें कई सारी कहानियां सुनाई, फिर चाहे वो फाल्कन की स्टोरी हो, लूडो की बात हो, या फिर ड्राइविंग का एग्जाम्पल हो, लॉर्ड शिवा और फार्मर की कहानी हो, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास एंड पेपर का एग्जाम्पल हो। आपकी हर एक स्टोरी माइंडसेट के बारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। मिस्टर बॉबी, आपकी ये स्पीच बहुत ही दमदार थी और लोगों पर इसका जरूर असर होगा। मिस्टर बॉबी, आपकी इस दमदार और इंस्पायरिंग स्पीच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, VITV का प्लेटफॉर्म अब बढ़ रहा है। यकीन मानिए, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक बहुत सारे लोग VITV के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश और नेपाल के फाइनेंशियल एडवाइजर भी VITV के साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या आप भी एज ए स्पीकर VITV के साथ जुड़ना चाहते हैं? VITV के साथ एज ए स्पीकर जुड़ने के लिए आपको एक कामयाब फाइनेंशियल प्लानर होना जरूरी है। कामयाब फाइनेंशियल प्लानर की हमारी डेफिनेशन ये है कि एज ए फुल टाइम फाइनेंशियल प्लानर आपका एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल का होना चाहिए, आपका एक ऑफिस होना चाहिए और कम से कम 3 स्टाफ होने चाहिए, और आपकी मंथली इनकम फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम से 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप हमारे क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो हमें 9930301257 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बताइए कि हमारे इन सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट पर आप VITV के प्लेटफॉर्म पर बात करना चाहते हैं। आप मेहनत कीजिए, कंटेंट बनाइए, ऑडियंस हम आपको देंगे। 91.2 देखने वालों, आपको मेरा सलाम है। 91.2 ये प्रोग्राम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं है। ये प्रोग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देता है, ज्ञान देता है और मोटिवेशन देता है। अब हमारे जो अगले स्पीकर हैं, इनका अंदाज कुछ अलग है। इन्हें शायद आप देखकर पहचान लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इनके अंदाज, यही है हमारे अगले स्पीकर। इनका नाम मिस्टर छेत्री है। दोस्तों, कहते हैं कि दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इस कहावत का मतलब यह है कि एक्सपीरियंस्ड इंसान बहुत ही सोच समझकर कदम रखता है। मिस्टर छेत्री हमें वेल्थ कॉन्सेप्ट और इंश्योरेंस को अपनी जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंस को जोड़कर समझाने वाले हैं। मिस्टर छेत्री एक बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और नवी मुंबई के बेलापुर इलाके से ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। मिस्टर छेत्री को मैं जोश और जिंदा दिली की एक मिसाल भी कहना चाहूंगा। मिस्टर छेत्री, मैं आपका 91.2 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम CB छेत्री है। मैंने जनवरी 2001 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ज्वाइन किया और उसी टाइम पे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी आ गए थे। काफ़ी टफ कंपटीशन था, वो लोग जोश में थे। इससे पहले और इस दरम्यान में मैं पहले साल से मैं MDRT हुआ, 20 साल हुआ, हर साल मैं MDRT कर रहा हूँ। 4 बार मैं डबल MDRT, फिर कॉर्पोरेट क्लब, फिर 8 बार मैं कंटिन्यूसली COT कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 24 इयर्स इंडियन नेवी में था। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट
1965 वार एंड 1971 वार में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए, सभी को ये मौका नहीं मिला। उसके बाद में मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया। मर्चेंट नेवी में 14 इयर्स काम किया। जो भी कंपनी मुझे ज़्यादा डॉलर देते थे मैं उसी कंपनी के लिए काम करता था। ग्रीक कंपनी, जर्मन कंपनी, इटालियन कंपनी, इजरायली कंपनी, यूके कंपनी, सिंगापुर कंपनी, चलता गया। बट प्रॉब्लम क्या था कि जो इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी के लोग होते हैं उसमें फाइनेंशियल नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं रहता। तो जो लोग भी बोलते हैं इधर डालो उधर डालो इधर मत डालो, हम लोग वही फॉलो करते हैं। इसी दरमियान में मेरा शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में हर्षद मेहता की वजह से पूरा जीरो हो गया था और मैं डालता गया। फिर केतन पारिक का स्कैम चला, उसमें भी मेरा लॉस हुआ। फिर मैं आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स प्राइवेट कंपनीज फिक्स डिपॉजिट्स। अच्छा कंपनी ढूंढता था पर वो भी मेरा फ्लॉप हो गया। उसके बाद में एक बिजनेसमैन ने मुझे बोला कि आई विल पे यू 3% पर मंथ। उसमें भी डाला, उसमें भी लॉस हुआ। फिर आया टीकुट प्लांट। टीकुट प्लांट में क्या होता था, तमिलनाडु में 100 एकर्स ऑफ स्प्राउटिंग टीकुट प्लांट्स का था। उसमें 6 साल बाद में पेड़ इतना बड़ा होने वाला था और उसके बाद में लेफ्ट और राइट का पेड़ काट के फिर उसके बाद में पैसा आना शुरू होने वाला था। तो मैंने तो डाला। मैंने अपने लड़का को भी बोला देखो इतना 100 एकर्स स्प्राउटिंग हुआ है, एक दिन पैसा आना शुरू करेगा तो भी डाल और डाल और डाल। तो उसमें क्या हुआ, काफ़ी उसका भी लॉस हुआ। जब तक मैं लॉस कर रहा था तब तक मुझे उतना एहसास नहीं हुआ क्योंकि इंडियन नेवी का पेंशन भी था। फिर उसके बाद में कमाई कर रहा था तो कमा रहा था, गंवा रहा था, पर जो गंवा रहा था उसका उतना ज़्यादा एहसास नहीं था। पर जब मेरा लड़का का भी, माई सन इज कैप्टन इन मर्चेंट नेवी, मेरा लड़का भी जब इस तरीके से गंवाना शुरू किया तो उसके बाद में मैं थोड़ा सा सतर्क हुआ कि बाप जो कर रहा है अभी लड़का भी वही कर रहा है। उसके बाद में मैंने क्या किया, फाइनेंशियल स्टडीज़ किया, फिनेंस का स्टडीज शुरू किया। मैं कॉलेजेस वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन किया और उसके बाद में इसकी वजह से मुझे कुछ डिस्कवरीज हुआ। सबसे पहले डिस्कवरी तो क्या हुआ कि वेल्थ क्रिएशन इज ए साइंस। जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स होता है, लॉज होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सर आइजैक न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ, इलेक्ट्रॉनिक्स में ओम्स लॉ, फैराडेज लॉ, ये प्रिंसिपल्स एंड लॉज जितना भी एक्सपेरिमेंट आप रिपीट करेंगे रिजल्ट इज गोइंग टू बी सेम। 100 टाइम्स आप रिपीट करो। सो सिमिलरली फाइनेंशियल, उसमें भी मेरे पास पैसा आया और उसी टाइम पे मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट की वजह से कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो कभी कभी डिजास्टर भी हो सकता है और अधिकतर डिजास्टर ही होता है। क्या हो जाता है, व्हेन यू आर ग्रीडी अबाउट मोर मनी, मल्टीप्लाइंग योर मनी मोर फास्टर, उसमें क्या हो जाता है कि वी फॉरगेट वन थिंग, इफ यू वांट टू बिकम किंग इन 1 year, बी प्रिपेयर्ड टू बी हैंग्ड विद इन ए मंथ। हम लोग वो भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि कभी कभी रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट दैन रिटर्न ऑन कैपिटल। सो सेकेंड डिस्कवरी था कि बजट हर परिवार में होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा 12 लाख का साल का इनकम है और 14 लाख मेरा खर्चा है। तो मैं पेरेनियली, मैं परमानेंटली मैं इंटरेस्ट ही चुकाता रहूँगा। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उसमें हो नहीं सकता। पैसा बचाना बहुत जरूरी है। और तीसरा डिस्कवरी क्या था, जैसा मकान बनाने में फाउंडेशन की जरूरत होती है, 1-2 मंजिला मकान बनाने में और 15-16 स्टोरी का मकान बनाने में फाउंडेशन उतना ही डीप और स्ट्रांग होना चाहिए। मैं किसी को बोलूँगा कि एक घर का नक्शा बनाओ बोल के, तो वो सबसे पहले छत से शुरू करता है, रूफ से। पर प्रैक्टिकली हवा में रूफ नहीं बनाया जा सकता है, इसके लिए ज़मीन के अंदर से शुरू करना पड़ता है। बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद भी उसमें हर 4-5 साल में पेंटिंग करना पड़ता है,
पेंटिंग करने के बाद उसमें लीकेज प्रूफ वगैरह करना पड़ता है, उसमें फिर क्रैक फिलिंग वगैरह होता है, काफ़ी ये सभी चलता रहा, ऑनगोइंग प्रोसेस है। पर फाउंडेशन को तो हम निकालते नहीं है, एक बार फाउंडेशन बनाए। सिमिलरली वेल्थ क्रिएशन में भी फाउंडेशन होना जरूरी है। तो मेरा जो थॉट डिस्कवरी था फंडा ये पिरामिड ऑफ प्रोफेसर एडम स्मिथ, दैट वाज माय थॉट डिस्कवरी। उसमें क्या बताता है कि वेल्थ क्रिएशन कैसे करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे तो क्या होगा कि फैमिली बर्बाद नहीं होगा, आपका वेल्थ वैसे के वैसे रहेगा और वेल्थ और ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट करता रहेगा। पर मेरे पास पैसा है, मैं हैपेचेट मैनर में प्रॉपर्टी में डाला है, म्यूचुअल फंड में डाला सबसे पहले, विदाउट गोइंग स्टेप बाय स्टेप, तो डिजास्टर भी हो सकता है। अभी मेरा वेल्थ कैसे कैसे मेरा इरोड हो सकता है, कैसे कैसे ये खत्म हो सकता है। नंबर 1, यदि मेरे परिवार में बहुत लंबा बीमारी हुआ किसी को, तो मेरे जो बनाया हुआ संपत्ति है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। और उससे भी डेंजरस, यदि मेरे परिवार में किसी को क्रिटिकल इलनेस हुआ जैसे कैंसर, तो मेरे संपत्ति से जल्दी पैसा निकलना शुरू करेगा, मेरा संपत्ति खाली भी हो सकता है, माय वेल्थ कैन बी डिप्लीटेड। तो इसके लिए सबसे पहले प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्रोटेक्शन में मेडिक्लेम होना चाहिए, कैंसर का पॉलिसी होना चाहिए। मैं अकेला नहीं था, लोगों का पैसा काफ़ी बर्बाद होता है। जैसा अभी भी आप देखेंगे लाखों लोगों का पैसा सहारा, शारदा, NSCL, ट्विंकल, पैन कार्ड, संचयिता, पर्ल्स, चिट फंड अभी भी जा रहा है। अभी लेटेस्ट आप देखेंगे पंजाब महाराष्ट्र बैंक में, आप बिलीव नहीं करेंगे कि लोगों का करोड़ों रुपया डिपॉजिट था। वो कैसे फंसे? वो इसलिए फंसे कि उस एक में 1% 2% ज़्यादा मिल रहा है बल्कि। तो जहाँ आप इंटरेस्ट के पीछे भागे तो वहाँ बर्बादी शुरू हो जाता है। तो उसके बाद में सबसे पहले आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस क्या हो जाता है कि मेरा आज का जो भी कमाई है उसको कंटिन्यू करवा देता है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फैमिली, नॉट टिल द टाइम आई एम अलाइव, बट टिल द टाइम माई फैमिली इज अलाइव, टिल द टाइम माई चिल्ड्रंस एजुकेशन इज completed, till the time emergency fund is given। तो कल मुझे कुछ हो गया तो प्रॉब्लम आ सकता है। क्या हो जाता है कि नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि आई एम द टाइटैनिक ऑनर, तो मुझे मेरा टाइटैनिक शिप कभी डूब नहीं सकता। आई नो माई डेट ऑफ बर्थ, बट आई डोंट नो एट व्हाट टाइम ऑन विच डेट आई मीट विद एन एक्सीडेंट। कभी मुझे डेंगू, स्वाइन फ्लू, कोरोना वगैरह से मुझे जाना है, मुझे पता नहीं है। मुझे खुद का ह्यूमन लाइफ वैल्यू पता होना चाहिए। सपोज मेरा इनकम 12 लाख है साल का और मेरा उम्र 30 साल का है और 60 इयर्स के एज में मुझे रिटायरमेंट होना है, तो 30 साल में 12 लाख से कैलकुलेट करेंगे तो 3,60,00,000 मेरा इनकम जनरेट होने वाला था। हम लोग सब इनकम जनरेटिंग मशीन है। जब तक मैं हूँ इनकम है, मैं चला गया इनकम बंद हो जाएगा। सपोज कल मुझे कुछ हो गया तो मेरे फैमिली को 1-2 महीने का तनख्वाह नहीं, 1-2 महीने का प्रॉफिट नहीं, पर 3,60,00,000 के घाटा होने जा रहा है। 3,60,00,000। तो इसलिए मेरा इंश्योरेंस होगा तो 3,60,00,000 का 1% या 5% वो मैं दे सकूंगा, तो उतना पैसा में मेरा 3,60,00,000 का एक वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी वेल्थ जो है वो तो है ही, उसमें निकल नहीं जाएगा। मेरे जाने के बाद भी जो मेरा लाइफस्टाइल है ये कंटिन्यू रहेगा मेरे फैमिली के लिए। इफ आई वांट माय लाइफस्टाइल टू कंटिन्यू एज इट इज टुडे, इंश्योरेंस के सिवा आपके पास दूसरा अल्टरनेट है ही नहीं। इंश्योरेंस जिसका इंश्योरेंस नहीं, मैं उनको अभागा बोलता हूँ। और जितने बड़े लोग हैं
उनका ज़्यादा इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। कितने लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा इतना प्रॉपर्टी है, मुझे क्या इंश्योरेंस की ज़रूरत है। नहीं, आपका इंश्योरेंस होगा तो आज का लाइफस्टाइल आप जाने के बाद भी आपके फैमिली के लिए कंटिन्यू होता रहेगा। थैंक यू। छेत्री साहब, आपने फाइनेंशियल प्लानिंग के फाउंडेशन को जो यूनिक वे में समझाया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और साथ में मुझे आपकी एक बात बहुत ही ज्यादा फील हुई और वो ये थी, इफ यू वांट टू बी अ किंग इन 1 ईयर देन बी प्रिपेयर टू हैंग इन 1 मंथ। आपकी ये बात सोच की बहुत गहराई तक जाती है और ज्यादा रिटर्न के पीछे न भागने पर इमीडिएट एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। छेत्री साहब, आपके इंडियन नेवी की शुरुआत से लेकर आपके अब तक के सफर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने के लिए मिला। बहुत बहुत धन्यवाद छेत्री साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके और हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का यह पहला कदम होगा। दोस्तों, BITV 91.2 के अलावा महीने में 2 बार अल्टरनेट संडे सुबह 11 से 3:30 बजे तक ऑनलाइन लाइव मेगा शो लेकर आता है। एक छोटी सी झलक मैं आपको हमारे आने वाले ऑनलाइन लाइव मेगा शो की देना चाहता हूं, जो कि 31 मई 2020 रविवार के दिन आने वाला है। और वो झलक ये रही आपके सामने। मैं तात्या साहब शेवाणी आपके सामने आ रहा हूं ये वीडियो के थ्रू BITV माध्यम से। हमारा अगला मेगा शो 31 मई 2020 रविवार के दिन होने वाला है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। In order to live a beautiful life which God has given to us, फाइनेंशियल प्रोफेशनल ने गणेश जी के रूप को समझ लिया तो संभवतः वो मार्केटिंग का बादशाह हो सकता है। एक कस्टमर को आप ऐसे 7 लेवल्स पे आप लेके जा सकते हो, जिसको हम कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी लैडर। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट ठीक ठाक है तो आप एक समय में कई काम कर सकते हैं। करीबन 100 लोगों से बात करके उनका इंटरव्यू लेके मैंने आपके सामने आ रहा हूँ। जब सुबह मैं मार्केट जा रहा था, मेरे सामने एक अंडा वाला था। एक गाड़ी आ गई और उसके सारे अंडे को टकराई और अंडे नीचे गिर गए। दोस्तों, उनके इन एक्सपीरियंस को, उनके इस नॉलेज को, उनके इस ज्ञान को इस बार हम और भी अच्छी तरह और भी सुंदर तरीके से आपके सामने पेश करने वाले हैं। मार्केटिंग मंत्रा थ्रू गणेशा। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। चलो दोस्तों, जल्दी इस बारे में बात करेंगे। मैं आपके सामने आ रहा हूँ 31 मई को, तो दिल थाम के बैठिए। मैं आ रहा हूँ आपके बीच। तो क्या आप तैयार हो? तो जरूर देखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं 31 मई 2020 रविवार के दिन। .2 देखने वालों, आपको मेरा सलाम है। 91.2 ये प्रोग्राम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं है। ये प्रोग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, मोटिवेशन देता है। दोस्तों, किसी भी खेल में या काम में सक्सेसफुल रहना है तो बेसिक्स को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे जो अगले स्पीकर हैं वो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। इनका नाम मिस्टर रजनीश झा है और ये LIC में महाराष्ट्र के मुंबई शहर से एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम करते हैं। रजनीश जी, आपका 91.2 में बहुत बहुत स्वागत है। Hello friends, today's topic is financial literacy and financial management. दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही वाइटल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदगी के लिए, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर में कुछ बात किया जाए। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब इट्स ए मूवमेंट टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए फाइनेंशियली इंटेलिजेंट इंडिया। अगर हम अपने आप को, अपने समाज को और अपने देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो ये दो जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर में हमें काम करने की जरूरत है। और इट इज ए मिथ दैट कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एडल्ट्स। नहीं दोस्तों,
we can achieve the desired result from financial literacy and financial management when we start educating our children from school days. That is called catch them young. जितने कम उम्र से उनको इस चीज की समझदारी आ जाएगी कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, ये सबसे अच्छी बात होगी दोस्तों। अब थोड़ा बात समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। अंडरस्टैंडिंग हाउ मनी वर्क्स, पैसा कैसे काम करता है, हम जो पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में जानकारी को हम फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं। द एबिलिटी टू मेक एप्रोप्रिएट डिसीजन इन मैनेजिंग आवर पर्सनल फाइनेंसेस इज फाइनेंशियल लिटरेसी। थर्ड इज being able to understand and analyze financial products in order to make smart decisions about what to do with our hard-earned money. This is called financial literacy. दोस्तों, there are 17,000 financial products available in the market. और अगर हमें इक्विटी, डेट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, और हमें अगर उसको उस हमारे हार्ड अर्न मनी को अगर यही मालूम नहीं कि कैसे पार्क किया जाए, पैसे कहां लगाए जाए, तो फिर बहुत बड़ी विडंबना हो जाएगी दोस्तों। Why financial literacy is so much important? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और सबसे नेग्लेक्टेड एरिया है फाइनेंशियल लिटरेसी। आज मेरा जो अपना पर्सनल अनुभव है पिछले 20 सालों का, उसके आधार पर मैं ये बोल सकता हूं। एंड दिस रिजल्ट्स इन लो स्कोर ऑन द फाइनेंशियल लिटरेसी क्वोशेंट पॉइंट। वी हैव heard about emotional quotient and intelligent quotient. There is another quotient called financial literacy quotient, जिसमें हम इंडियंस एंड मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर वेरी पुअर। और इसके डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है दोस्तों? पुअर चॉइस इन बोरोइंग लोन्स, हाई डेट, पुअर चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, पुअर डिसीजन मेकिंग इन डूइंग इंश्योरेंस, मेडिक्लेम प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, स्टेट क्रिएशन प्लानिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली taking family decisions. Friends, there are many people, especially those who are a progressive mind, they understand about this financial literacy and management, फिर भी दोस्तों वो गलती करते हैं। Now, we will understand about money. दोस्तों, मनी अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो मनी जो एक्रोनिम है, इसका आपको मीनिंग मिलेगा MONEY. What money stands for? The acronym of money. M stands for momentarily, O stands for owned, N stands for not, E stands for eternally, Y stands for yours. Means momentarily owned, not eternally yours. पैसा के बारे में कहा जाता है पैसा चल होता है। इसको अगर हम, जो पैसा हमारे पास आता है, अगर उसको सही डायरेक्शन नहीं देंगे, तो it can create a chaos for me and for us. Like it's like a water. We can correlate paisa with water. When water or river is coming from the mountain, starting from the mountain and coming to the plains, हम लोग डैम बनाते हैं दोस्तों। क्यों बनाते हैं डैम? डैम इसलिए बनाते हैं कि टू कंजर्व द वाटर थ्रू डैम, एंड फिर फ्लो धीरे धीरे हम छोड़ते हैं डैम के थ्रू, और टू प्रोड्यूस एनर्जी। सेम रोल पैसे का है। अगर जो पैसा मेरे पास आ रहा है उसको कैसे चैनलाइज करना है, दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, अभी जो मैं बात करने वाला हूं, दैट इज आई विल टॉक अबाउट द रिसर्च रिसेंटली डन इन नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए। और दोस्तों, आप इस रिसर्च को देख करके, पढ़ करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और बहुत ही चिंतित हो जाएंगे। इट इज अवेलेबल ऑन द गूगल, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। Research says that nearly half of Americans don't expect to have enough money to retire comfortably. कितनी विडंबनानी बात है। पैसा कमा रहे हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है रिटायरमेंट, ओल्ड एज प्लानिंग करने के लिए। क्रेडिट कार्ड डेट हैज रिच्ड इट्स हाईएस्ट पॉइंट एवर। आज एक मिलेनियल्स की बात कर रहे हैं या यंग जनरेशन देखेंगे, पॉकेट में 5-5, 6-6 क्रेडिट कार्ड होते हैं। Everything is borrowed by themselves. 40 to 50% of Americans cannot afford even $400 emergency expenses. Given the above statistics, the conclusion comes that two-thirds of the Americans can't pass a basic test of financial literacy. 2/3, majority of Americans. कहा जाता है अमेरिका, we feel very enamored while imitating Western countries, European countries. It is a great paradox of these Western countries, which we Eastern Asian and Indian follow blindly. बहुत गलत है दोस्तों। It is all credit goes to financial illiteracy and mismanagement. Another recent survey pertaining to India and Asian countries and India by the Hindustan Times Mint
And this research says that it's a very pertinent research. And just ध्यान से सुनिएगा. Less than 25% adult are financially literate in South Asian countries. For an average Indian, financial literacy and financial management is yet to become a priority. इस पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं वो दोस्तों. पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट फाइनेंशियल लिटरेसी मैनेजमेंट के ऊपर में ध्यान देना बहुत जरूरी है. इंडिया इज होम टू अप्रोक्सीमेटली 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. 130 करोड़ की आबादी है दोस्तों हमारे, बट नियरली 76% of its adult population doesn't understand even the basic financial concepts. And as we know, हमें मालूम है कि financial literacy and financial stability are the two key aspects and the pillar of an efficient economy. किसी भी देश के लिए दो जो टॉपिक है बहुत ही वाइटल एंड इंपॉर्टेंट. Recently, research and development done for all the SMEs, small and medium enterprises and big organization who failed miserably, जो फेल हो गए उनके बारे में रिसर्च किया गया. और ये भी एक आश्चर्यचकित स्टडी है जो आप सुनेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा. लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वाज नॉट द रीजन. टेक्नोलॉजी की वजह से वो फेल नहीं हो गए. मार्केटिंग इनएफिशिएंसी वाज नॉट द रीजन. उनके पास अच्छे मार्केटियर थे, सेल्स पीपल थे, उसकी वजह से भी फेल नहीं हुए. लेबर प्रॉब्लम्स एंड स्ट्राइक्स वाज नॉट द रीजन. लेबर प्रॉब्लम भी नहीं था, स्ट्राइक्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था. And studies found that over 90 to 95% of the small and big organizations did not fail due to all these reasons. What was the reason of failure? The basic reason of failure were financial mismanagement and financial illiteracy. जो पैसा आ रहा था उसको कैसे, and we have heard about lot many companies. I will not take the name. Lot many companies are there. There are case studies. It has been taught in the ISB, Hyderabad, about the case studies of lot many companies, how they failed. So after observing these surveys, we come to the conclusion that financial literacy and its implication plays a very, very vital role, and for an individual, for an organization, and for a country. It is the root cause of, I can understand, it is the root cause of the poverty in India. These are the stumbling blocks for the growth of the country. So we should give focus on financial literacy and financial management. Now, what to teach and what should be the target audience? दोस्तों यहाँ टीच की बात जहां तक आई है, समझने की बात आई, आई विल टेक यू बैक टू द 2275 BC. Chanakya was the forefather. He was telling that the father of economics, Indian economics. And उन्होंने जो बात कही है ना, आज वही काम तो हम कर रहे हैं. As a financial or investment planner, as a consultant, we people are doing. What Chanakya was telling to the Maurya dynasty and all the kings, the king control expenses only through a budget. दोस्तों हमारा बजट होना चाहिए. फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टॉकिंग अबाउट द बजट. एक कंट्री का भी बजट होता है. व्हाट चाणक्य वाज टॉकिंग अबाउट, एंड द बजट हैज गॉट 4 एलिमेंट्स. फर्स्ट, फंडिंग फॉर कंटिंजेंसीज, इमरजेंसी फंड. आज दोस्तों इस सिचुएशन में आज समझ में आ रहा होगा कि इमरजेंसी फंड क्या मायने रखता है, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए. सेकेंड, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, वाटर बॉडीज एंड एजुकेशन. हमारे लिए रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या हो गया, डे टू डे का खर्चा. किसी कंपनी के लिए जो कंपनी को चलाने के लिए जो खर्चे लगते हैं, रॉ मटेरियल्स वगैरह, एवरीथिंग. एंड द थर्ड इज फॉर टुडेज एसेंशियल बेसिक नेसेसिटीज. एंड द फोर्थ इज फेस्टिविटीज, एंजॉयमेंट, लग्जरी. बट दोस्तों क्या हो गया है, द पैराडॉक्स एंड द विडम्बना इज दैट जो चौथे नंबर का चीज है, फेस्टिविटीज, लग्जरी, वो पहले नंबर पर आ गया है, और जो पहले नंबर का चीज है, कंटिंजेंसी फंड, वो चौथे नंबर पे चला गया. नाउ what to teach and what should be the our target audience. Target audience can be anybody. It can be SMEs, small traders, housewives, even HNIs, professionals, and most importantly college, business schools and school guys. And it should start from our home. What should be the basic principles? There are 8 fundamental principles of wealth management, friends. And these are the cardinal principle, governing principle. If we will follow and we will stick to it, we will never get trapped in financial illiteracy. Friend, first is income minus expenses is equal to saving. Wrong. Totally wrong. It should be income minus saving is equal to expenses. पहला हमारा saving होना चाहिए. Whatever we are earning. Suppose a labor, आज लेबर प्रॉब्लम की बात हो रही है, लेबर इज अर्निंग पर डे 300 रुपीज, ही कैन सेव 30 रुपीज पर डे, एंड बाय 30 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 30 इट कम्स टू 900. इट्स अ गुड अमाउंट.
It's a compounding factor, you can say that. Then second important aspect is regularity is the key to wealth, not the ROI, RR and CAGR. ROI stands for return on investment, internal rate of return and compounded annualized growth rate. Regularity should be the key to success. Third is start early and reach safely. Fourth is gold and greed cannot stay together. Fifth is purpose must decide the choice. And this is very close to my heart. Whatever our purpose for the future, it will decide our course of action. Then next is financial pyramid. Draw the map before you start the journey. आज दोस्तों हमें कहीं जाना होता तो हम जीपीएस में ढूंढ लेते हैं उस रास्ते को और हम उससे आते हैं. What about the map of life? हमको कहां जाना? What should be our junctions? What should be the planning of next 5 years, 10 years, 15 years down the line? We should have the map. And the last but not the least, professional support helps. Everything should have the professional support. अगर मैं बीमार हूं तो I will take the help of doctors. If my electricity problem is there, I will take the help of electrician. Same way, financial literacy and financial measure, they should be help of the professional person. So, दोस्तों, I am coming to the conclusion that these two aspects, it can be the movement for a country like India, and I have started it by own. It's my duty and responsibility, and each and every stakeholders of the country's duty and responsibility to teach people, guide people, help them by talking about financial literacy and financial management. So, दोस्तों, thanks a lot, and God bless you. Regularity is the key to wealth and not return. बहुत बढ़िया रजनीश जी. रजनीश जी, आपकी बात तो सही है कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक निग्लेक्टेड एरिया है और इसी के मिसमैनेजमेंट के चलते न ही सिर्फ कंपनीज बल्कि बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल लाइफ भी फेल हो जाती है. लेकिन रजनीश जी, जो प्रिंसिपल आपने हमारे साथ डिस्कस किए वो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं. रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके और हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ये पहला कदम होगा. दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि BITV का प्लेटफॉर्म अब बढ़ रहा है. यकीन मानिए, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक बहुत सारे लोग BITV के साथ जुड़ रहे हैं. यहाँ तक कि बांग्लादेश और नेपाल के फाइनेंशियल एडवाइजर भी BITV के साथ जुड़ना चाहते हैं. क्या आप भी एज अ स्पीकर BITV के साथ जुड़ना चाहते हैं? BITV के साथ एज अ स्पीकर जुड़ने के लिए आपको एक कामयाब फाइनेंशियल प्लानर होना जरूरी है. कामयाब फाइनेंशियल प्लानर की हमारी डेफिनेशन ये है कि एज ए फुल टाइम फाइनेंशियल प्लानर आपका एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल का होना चाहिए, आपका एक ऑफिस होना चाहिए और कम से कम 3 स्टाफ होने चाहिए और आपकी मंथली इनकम फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम से 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए. अगर आप हमारे क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो हमें 9930301257 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बताइए कि हमारे इन सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट पर आप BITV के प्लेटफॉर्म पर बात करना चाहते हैं. आप मेहनत कीजिए, कंटेंट बनाइए, ऑडियंस हम आपको देंगे. 91.2 देखने वालों, आपको मेरा सलाम है. 91.2 ये प्रोग्राम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं है. ये प्रोग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, मोटिवेशन देता है. दोस्तों, बॉबी चड्ढा से हमें बहुत मोटिवेशन मिला, लेकिन वो कहते हैं ना, चेरी ऑन केक. आज के इस प्रोग्राम के अंत में अगर हमें मिले हुए मोटिवेशन को डायरेक्शन देने के लिए थोड़ा और मोटिवेशन मिल जाए तो वो जैसे चेरी ऑन केक होगा. हमारे जो अगले स्पीकर हैं, इनका नाम ऋषिका पोद्दार है. पढ़ाई में तो इन्होंने अपने आप को बेस्ट साबित किया ही था, लेकिन बिजनेस में भी ये बेस्ट हैं. ऋषिका पोद्दार एक बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और कोलकाता से ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करती हैं. ऋषिका जी, आपका 91.2 में बहुत बहुत स्वागत है. Hello everyone, I am Rishika Poddar, just turned Kedia. I am from Calcutta, Division 1, City Branch number 2. I am 24-year old and my agency was taken back in July 2014, right after I had completed my schooling.
And a very, very interesting fact about me is that in my family, I'm the fourth generation into insurance. My great grandfather, Shri Dwarka Prasad Ji Podar, was an LIC agent. So was my grandfather, Shri Thakur Prasad Ji Podar, and my father, Shri Ravi Podar, is a veteran LIC agent. And now I'm Gen 4, Rishika Podar. And I think I completed my. I got my agency in July 2014, and since then I'm completing my MDRT every day. Since 4 years, I'm doing COT, and I'm the youngest corporate club member of the country. Till last year, I was the youngest corporate club member of the country, and I'm proud of the fact. I'd like to thank BITV for choosing me as the only lady in their founders team. Thank you so much. I'm so proud of this fact. Thank you for choosing me. When it comes to motivation, I think motivation itself comes from the word motive, which means to have a certain goal, to be clear about your goal or certain desire. So in relation to insurance, I think motivation has a very simple mantra: A, B, C, D. A stands for ambition. You need to know what you're aiming at, what your goal exactly is. You need to be clear about that. B is for body language, the kind of clothes you wear, the way you present yourself, the way you speak. I think that's very important because it leaves an impression over the client's head. So I think body language is equally very, very important. Communication, I think communication and business and insurance are directly proportional to each other. The more you communicate, the more your business graph goes. The higher your business graph goes. Communication is very, very important. I think it's the most important mantra, to be in touch with your clients regularly and DS direction. Only having ambition won't help. To be directed to work towards your ambition will only help you achieve your goals. So I think direction is very, very important. So A is for ambition, B body language, C communication, and D stands for direction. A, B, C, D. I'd like to narrate my own story. As I had mentioned before, that my agency was taken just right after I completed my schooling. Frankly, I was great at academics. In my 12th board, I had scored a 99 in economics and 100 in English. So with sums of that, I was pretty good. So, but while I was actually awaiting my board results, and my father came to me one day post dinner, and he asked me that, what's next? What plans do you have for your future? And I told him that, Papa, after my graduation, I'll either do CA or I'll do MBA. I'll figure that out. And then, he gave me a very sarcastic smile, and he told me that, why not LIC? Why don't you give my profession a thought? And I was like, LIC, what? This was exactly my, my reaction, which I now pity. And, Papa, he just told me that, what should you see in my profession? LIC has always been our bread and butter. Have you ever faced any financial crunch while growing up, or any financial, instability or anything like that? And I gave it a thought. Since I've always led a very luxurious lifestyle, I've never faced any financial crunch or anything like that, touch wood. But I think just, the term LIC was striking my head because of the certain image that LIC agents have in our country. But I told my father that, no, Papa, I've never faced anything. So he told me, then what issue do you have? And you have no boss in LIC. You're your own boss. You work at your own will, the way you want, the style you want. You have no boss here. You're not directly anyone over your head. There's no working fixed timings here. You work at your own will whenever it suits you. And then one very practical thing he said that, once you sell a LIC policy, your fixed amount of income is generated for the minimum of 15 years. You're free that, a certain this much income will be coming to me as commission. So there's job security, there's income security here. So, which I don't think you will find in any other profession. And I thought, and at that time I didn't say him anything. I didn't give him an answer, but the entire night I kept thinking, and I thought whatever he said was actually practical. It actually made sense. So the next morning I went and I told him that, Papa, I want to take up LIC as my profession. I want my own agency.
And he started smiling that I had actually understood what he was trying to say. And I underwent a training, that fixed training we have, that's under the protocol, and I was given my agency. I had to sit for an exam and then I had my own agency. I don't understand this, very frankly, that why in our country is being a life agent considered a taboo. I don't understand this fact. Why are we looked down upon that? When Ritu Nanda, being Raj Kapoor's daughter, Abhishek Bachchan being Amitabh Bachchan's son, can take up a life agency as their profession very proudly, then what mentality do others have? This actually needs to change. It's very shameful. I have always, life has given us everything. It's given us a BMW. It's given us the life that we are living now. It's given us everything. I got married like 2-3 months ago. I had a beach wedding in Thailand, and being a life agent, if he can afford his daughter's wedding in Thailand, then I think anyone can do that. So why are we looked down upon? I think it's actually very shameful, and that actually needs to change. I really don't like this fact at all. And I don't know. We are earning very with a lot of hard work, with a lot of dignity. Then what's the issue? I think there's no other profession that's fulfilling both financially and emotionally than being a life agent is. I think financially every profession is fulfilling. Even ours is. We get commission every month. But it's also socially fulfilling, because in the hour of need, our clients, if there's a certain death in a, God forbid, any death in their family, or they're in an extreme financial crunch, then we come into rescue. Then we act as their angels. And that I feel that, touches my heart. I don't think any other profession does that. So I think we should be very, very proud. And I think right now, no one knows what's going to happen. We are all in a kind of jinx that what's going to happen now, no one exactly knows. There's a question mark over everyone's head. But I think in this time, we need to be confident. I think I'd like to narrate a story. In one classroom in the US, a teacher showed a note, a $1 note, and he asked his students who wants it, and everyone raised their hands. Then he just crumbled the note, and again he asked who wants the note. Everyone raised the hand. Then he dropped the crumbled note into the floor, and he just smashed it with his shoes, and again he picked it up and asked who wants the note. And yet again everyone raised the hand. Then, he asked the students that it's crumbled, it's dirty, why do you all still want this note? And of all, just one student raised his hand, and he said that, sir, I want its note because it still has its value. Similarly, I don't know what situation we are facing, what's going to happen next. But we should always remember that our value will always remain the same, our talent will always remain the same, our honesty will always remain the same, and our hard work will always remain the same, and we'll always win because of these factors. We will never lose anything. And I think I'm always very proud of being an LIC agent. It's always given me everything. It's been my everything. One thing I don't understand is that everyone needs to be very clear that we are not selling life insurance. We are only selling what life insurance can do. There's difference between these two sentences. It sounds very similar, but actually they are very different. If the first part of the sentence is, we are not selling life insurance. By selling life insurance, it implies that suppose I'm selling life insurance. So it will mean I'm only selling you a policy, which can also mean I have in my mind that, okay, I am going to send my client this and this policy because this policy will give me more commission. I am not thinking about the client. I'm being selfish and I'm thinking about me, that is going to give me more commission. And when I'm telling that I'm going to sell what life insurance can do, means that I'm sitting with my client one-to-one. I'm trying to understand their needs, whether they want money for their children's education, whether they want their retirement plan, they want money for after their retirement to chill, or they want for their children's marriage. I need to understand that what exactly is their need. And then I sell the policy without thinking which is going to yield me more commission. So hence the thing is, you never sell life insurance, only sell what life insurance can do. I think that's also very important, to never think about yourself but the others. It's we over I.
So, okay, I'm gonna sign off now. Thank you so much for listening me. I'm Rishika Podar here. Bye-bye. And always be very proud of being a LIC agent. बहुत ही अच्छी ट्रिक ऋषिका जी आपने एक इंश्योरेंस एजेंट को दी है। नेवर सेल लाइफ इंश्योरेंस, ऑलवेज सेल व्हाट लाइफ इंश्योरेंस कैन डू। ऋषिका जी आपने ABCD से सक्सेस के मंत्रा की शुरुआत की और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी ने आपको ध्यान से सुना और समझा तो बातें तो Z तक समझ में आती हैं। 91.2 में अपने विचारों को रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिका जी। 91.2 देखने वालों, आपको मेरा सलाम है। 91.2 ये प्रोग्राम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं है। ये प्रोग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, मोटिवेशन देता है। BITV 91.2 को देखते रहिए और हफ्ते में 3 बार मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को 8 से 9 बजे तक अलग अलग विषयों पर अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें। BITV ये चैनल हमने खास तौर पर भारत देश के लाखों फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है। अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो आपको BITV के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। BITV का आपकी सिटी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है। आप तुरंत ही 9870235951 पर अपना नाम, अपनी सिटी और फाइनेंशियल एडवाइजर लिखकर भेज दीजिए। हम आपको आपके सिटी की व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेज देंगे ताकि उस लिंक के द्वारा आप BITV के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकें। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भले ही आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो या ना हो, हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और 91.2 आपको पसंद आया तो इसे लाइक भी करें। 91.2 सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।